वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो हिजर और शार्प भी यहीं पर थे। जब से ये सब कुछ हुआ था, रूह का हिजर से एक बार भी सामना ना हुआ था। वो जो कभी अपने काम के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता था, आज रूह की नजर पर कर शर्मिंदगी से नजर चुका गया। रूह, ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है डेविल कितने गुस्से में है? क्या करेंगे आपके डेविल? कत्ल कर देंगे मुझे भी, जिस तरह से वो और लोगों को मारते हैं। रूह शार्प की बात काटते हुए बोली, रूह, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी गलती की क्या सजा हो सकती है? शार्प ने समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की। मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए शार्प भाई कि मैंने आपको भाई कहा था। आप भी यही काम करते हैं ना, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। क्या आपको भी तरस नहीं आता जब कोई आपके सामने तड़पता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है? आपको उस पर जरा तरस नहीं आता? रूह उसे शर्म दिलवाने की कोशिश कर रही थी। बस शार्प, बहुत हुआ, अब जाओ, हैदो को लेकर जाओ, शार्म की बेटी को छुड़वाओ। मैं अभी हैदो को लेकर आता हूँ। शार्प ये कहकर बाहर चला गया। थैंक यू इंस्पेक्टर स्टार्न, आपने हमारा काम कर दिया, वरना आपका काम कभी नहीं होता। यूजर उसको इग्नोर करके शाम से मुहातब हुआ, और हमें शर्म दिलाने से बेहतर है कि रूह के तुम खुद शर्म करो। तुम्हें पता है जो हरकत तुमने यहाँ दुबई में की है, वही अगर पाकिस्तान में की होती तो क्या होता? किसी को मुंह दिखाने के काबिल आ जाती। एक बागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है, ये तो तुम भी जानती हो। ना उसे खानदान पूछता था और ना ही शोहर। जिसे तुम एहसान मानो शाम का, वो इस वक्त शाम को मुकम्मल इग्नोर किए हुए थे, जैसे यहाँ सारा मौजूद ही ना हो। लेकिन उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही रू उठे। मैंने नहीं कहा था आपको यार कि मुझे पूछें कि मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, और कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। बकौल आपके कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ, तो उनकी नजरों में तो वैसे भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही। तो बेहतर है अपनी इज्जत बनाने के छोड़ दे मुझे, और मैं अपने घर वापस चली जाऊं। रूह एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। रूह, तो वहां जाना चाहती हूँ इन लोगों के पास जिन लोगों ने तुम्हें बेच दिया? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों के पास नहीं, बल्कि इन लोगों के पास जो ना तो बेटियों का सौदा करते हैं और ना ही दूसरों को कत्ल करते हैं। माफ कीजिएगा हिजर भाई, पाकिस्तान में दाल और मान की कमी नहीं है। रूह ने गुस्से से कहा। दुबई की डांड की बीवी दाल और मान में रहेगी? समझ जाओ रूह, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है डबल कितना परेशान है? हमारा सारा काम रुका हुआ है, और यहाँ तुम्हारे चौंचले खत्म नहीं हो रहे। क्या कर दिया इन 4 महीनों में तुमने ईरान के साथ कि उसे किसी और चीज का होश नहीं है? इज्जत ना चाहते हुए उसके सामने ईरान की बेबसी बयान कर रहा था कि शायद उसकी बात ही समझकर वो ईरान को छोड़ने का फैसला बदल दे, अपनी बचकाना हरकतें छोड़ दे। इज्जत अभी उससे कुछ कहता, उसे पहले दरवाजा खोलकर ईरान अंदर दाखिल हुआ। वेलकम बैक बेबी। ईरान उसको देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगाया सबके सामने। ये हरकत रूह को शर्मिंदा कर गई। आई मिस यू सो मच। कैसे रही तुम्हारी पिकनिक? एंजॉय किया? वो शायद नहीं, यकीनन उसका मजाक उड़ा रहा था। शाम को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर वक्त वो कंट्रोल कर गया, क्योंकि शार्प हैदर को लेने गया हुआ था और सवाल उसकी बेटी का था। ये तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है रू? याम ने उसके बाजू पर पट्टी बांध कर देखते हुए कहा, लेकिन उसका जवाब सुनने से पहले ही वो शाम की तरफ लिपका था। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ? कैसे लगी उसे चोट? इज्जत डॉक्टर को बुलाओ। वे बेकरारी से उसका बाजू देखने लगा, जबकि साथ साथ शाम को सब निगाहों से घूरा था। छत से कूदते हुए चोट लगी है। रू बिना डरे और शर्मिंदगी के बोली थी। उसकी इस अदा पर शाम मुस्कुराया बिना डर सका, जबकि हिस्सा दिल क्या कि उसकी इस हरकत पर उसका सर फाटे। पिछले 3 घंटों से वो उसकी बेकरारी देख रहा था। अगर उसकी हालत रूह देख लेती तो शायद कभी उसे दूर होने का ख्याल भी अपने दिल में ना लाती। इधर छत की दूसरी साइड पर सीढ़ियां लगवा दो। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार जब रूह घर से भागने की कोशिश करे तो उसे चोट लगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि उसके बाद तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, लेकिन फिर भी बेबी तुम पर यकीन नहीं कर सकता। उसका हाथ पकड़कर अपने होंठों तक लेकर जा रहा था जब रूह ने अपना हाथ खींच लिया। वो हर मुमकिन तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वो रूह को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद रूह ने उसे आज गुस्सा दिलाने की कसम खाई थी। शार्फ कहाँ है? कब तक आएगा वो हैदर को लेकर? मेरी बेटी कहाँ है? शर्म के लहजे में अपनी बेटी के लिए फिक्रमंदी थी, जबकि हिजर उसे इग्नोर के डॉक्टर को फोन कर रहा था। इतनी देर में अपनी बीवी के बगैर तड़पता हूँ, थोड़ी देर तुम भी अपनी बेटी के बगैर तड़पो, तुम्हें भी तो पता चले कि मोहब्बत में तड़प किस बला का नाम है। यार बस इतना कहकर रूह का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर लेकर जाने लगा। बेबी तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यार प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सामने तड़प उठा। यार बताए ना उन्हें कि उनकी बेटी कहाँ है? आप इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रूह ने जबरदस्ती उसके हाथ से अपना हाथ छुपाया। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो रूह, मुझे तुम्हें इतना सर चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। श्याम ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा, उसे घसीट कर अंदर लेकर गया, जबकि पीछे से शर्म की आवाज आती रही जिसे वो मुकम्मल इग्नोर कर गया था। क्यों मरे जा रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल जाए। हिजर ने जैसे कि उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। हिजर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इस समय मेरी मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं, वो बच्ची है। सामने तो समझाने की कोशिश की।
रूह भी बच्ची है, यकीन करो वो भी मेरी बच्ची है। तुमने हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की, मेरे इकलौते रिश्ते को मुझसे दूर करने की कोशिश की। इज्जत गुस्से से उसकी तरफ आया। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रूह के साथ क्या रिश्ता है? सामने परेशानी से पूछा। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस तुम्हारी बेटी से मतलब होना चाहिए, जो शायद तुम्हें आज मिल जाए। याम ने ये केस मेरे हवाले किया है, तो यकीन करो उसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। इज्जत उसका कान थपथपाते हुए बाहर निकलकर जहां सामने शार्प मुस्कुराता हुआ अंदर आया था, उसके साथ हैदर नहीं था। शायद वो भी उसके प्लान में शामिल था। क्या ख्याल है, उसकी बेटी वापस करें या ना करें? इज्जत ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। शार्प ने थोड़ी पर हाथ रखकर कहा। रूह या लैला? शाम ने किसी अक्लमंद इंसान के तरह दो ऑप्शन उनके सामने रखे। यार्म, इज्जत ने जवाब दिया। बोला ना, सिर्फ दो ऑप्शन है, रूह या लैला। शार्प ने चिढ़कर बोला। यार्म तेरे पीछे खड़ा है, अगर अपनी जान बचानी है तो काम पर लग जा। इज्जत ने खबर दी तो शार्प ने चूम कर पीछे देखा, जहां कोई नहीं था। उसे मुड़कर देखा तो हिजर भी नहीं था। सराम को हिजर ने वापस भेज दिया था और मायरा का कोई अता पता ना था। सराम को बस यह पता था कि उसकी बेटी प्रॉब्लम में है। वो लोग कभी भी उसकी बेटी की जान ले सकते हैं। शाम के साथ जितना वो कर चुका था, उसके बाद शाम उसकी मदद करता, ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। वो तो अब पछता रहा था कि वह रूह को वापस छोड़ आया, क्योंकि रूह को वापस छोड़ने के बाद भी इन लोगों ने मायरा को उसके हवाले ना किया था। अरबा की तबीयत खराब थी और ऐसे में वो बार बार सिर्फ अपनी बेटी का नाम ले रही थी। शाम के पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब न था। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ जाम की मिन्नतें कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी जाम उसका फोन नहीं उठा रहा था। डॉक्टर ने रूह के बाजू की ठीक से ड्रेसिंग की थी, सब कुछ ठीक था। उसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे हदायत बताकर चला गया। मायरा ठीक है? मायरा और सारा वापस चले गए थे और रूह ने शार्प के से पूछा, जबकि वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शार्प ने एक नजर हिजर को देखा। शार्प की इस तरह हिजर को देखने पर रूह को फिर से गुस्सा आने लगा। आ तो गई हूं मैं वापस, आप छोड़ दो खुदा के लिए इस मासूम को। यही चाहते थे ना तुम लोग? आ गई हूं मैं यहाँ पर वापस। रूह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। कोई एहसान है क्या तुमने वापस आकर अपने छोड़ के घर वापस आई हो? और अपना ये एटीट्यूड जरा कम करो। जिन लोगों के पास जा रही थी ना, इस घर में तुम्हारी क्या औकात है अच्छे से जानते हैं। हिजर गुस्से से बोला। हिजर बस करो, वो पहले ही तकलीफ में है। जराम जैसे तरफ उठा। हाँ बेबी, तुम फिक्र मत करो, मायरा को हमने सलाम के पास वापस भेज दिया है, मायरा बिल्कुल ठीक है। वो हिजर को घूरते हुए बोला तो हिजर कमरे से बाहर निकल गया। और शार्प, खाना भेजो रूह के लिए, उसने शार्प को कहा तो वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। शाम दरवाजे से ही खाना देकर चला गया था। शाम रूह के लिए खाना लेकर आया तो उसने मुंह फेर लिया। वो ना उससे कोई बात कर रही थी और ना ही खाना खा रही थी। शाम अपना गुस्सा कंट्रोल करे, अभी भी उसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसकी जगह किसी और ने यह हरकत की होती तो याम उसका क्या हाल करता, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। प्लीज खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी मेरी जान, प्लीज कुछ खा लो। इस बार जब रूह ने उसका हाथ झटका तो भी अपना कंट्रोल खो बैठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मरा। मेरा दिमाग खराब है, जो मैं कब से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मजीद नहरें नहीं बर्दाश्त कर सकता। शराफत से खाना खाओ वरना। उससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने रूह के चेहरे को देखा, जहां वो अपने चेहरे पर हाथ रख के बेचैनी से उसे देख रही थी। जाम ने उसके गाल पर हाथ रखा। वो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। वो अपने आप पर जितना कंट्रोल कर रहा था, रूह इतना ही उसके गुस्से को हवा दे रही थी। जाम मोहब्बत से उसके गाल को सिला रहा था। जब रूह उसको देखने लगी। ऐसा मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे मत देखो मुझे। न जाने वो कैसी नजर से देख रही थी, या मुझसे नजर तक नहीं मिला पा रहा था। प्लीज मत करो मेरे साथ इस तरह। मैं कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने। बहुत ही प्यार करता हूँ तुमसे, खुदा के लिए मेरी बात मान लो। कहीं नहीं जा सकती तुम यहाँ से। कितनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें? उसका बाजू थामते हुए बोला। आउच! रूह ने फौरन बाजू छुड़ाते हुए आ पड़ी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रही हो? दर्द होगा? याम ने बेहतर उसका बाजू थामा। नहीं हो रहा मुझे दर्द, आप दे नहीं है मुझे दर्द। बार बार मेरे सामने आकर मेरे साथ जबरदस्ती करके नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं खाना मुझे खाना, चले जाएं आप यहाँ से। इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ आपको देखने से हो रही है। रूह कहते हुए रोने लगी। प्लीज चले जाएं। रूह मैं चला जाऊंगा, प्लीज तुम खाना तो खा लो। जाम ने जैसे मिन्नत की थी, कुछ नहीं खाना, मुझे ले जाएं इससे यहाँ से, प्लीज चले जाएं यहाँ से। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। जाम एक आखिरी बार देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे से बाहर निकला तो हिजा गुस्से से बाहर टहल रहा था। बहुत बुरा कर रहे हो जान, तुम्हें उसका सजा देनी चाहिए उसे, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे। लेकिन तुम तो प्यार से ट्रीट कर रहे हो। हाँ, सजा दूं ताकि वो मुझसे बदगुमान होकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? जान के लहजे में डर था। इस तरह से ट्रीट करने से क्या वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी? नहीं जान, तुम पर यह नरमी सूट नहीं करती। तुम शैतान हो। शैतान रहो, फिदा बनने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छा बनोगे रूह इतनी तुमसे दूर जाए।
तुम्हारा नरम लहजा उसे खुद सर बना रहा है। तुम जितना उसे प्यार से बात करोगे वो इतना तुमसे दूर होगी, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। याद रखना जान, रूह तुम्हारे डर से तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन तुमसे प्यार करके वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी दुनिया अलग है तुमसे और वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो प्यार से आजमा लो, वरना जो वही वो बनकर दिखाओ। तुम जो उसके सामने बनने की कोशिश कर रही हो ना, तुम नहीं हो जान। कम से कम अपनी मोहब्बत के लिए अपना आप मत छुपाओ। उसे आईना दिखाता हुआ बाहर निकल गया। रूह ने कहा से कुछ नहीं खाया था, वो तो पानी का कतरा तक नहीं पी रही थी। खाया तो जार में भी कुछ न था, लेकिन उसकी हाथ वैसी नहीं थी जैसे कि रूह की थी। वो चाहता था बस जबरदस्ती या साथी कर सकता था, लेकिन कल जिस तरह से रूह ने उससे दूर हुई थी वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता था। जाम डर गया था कहीं वो सच में उसे छोड़कर न चली जाए। ये अलग बात थी कि उसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकती थी। उसे जितना नरमी बरत रहा था वो उतना ही उसे मुंह नहीं लगा रही थी। जाम का गुस्सा, प्यार, सब कुछ बेकार जा रहा था। बस एक ही डर कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है। उसने इजराम का दिमाग खराब कर रखा था। बाजुस ने शान और उसके सब साथियों को दावत पर बुलाया था, जिसकी वजह से आज उसका ऑफिस जाना भी बहुत जरूरी था। लेकिन रूह को भूखा छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए एक आखिरी कोशिश करने उसके कमरे में चला गया। और कल से भी उससे कमरे में नहीं आया था, क्योंकि रूह ने कहा था कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। और वो उसे वक्त दे रहा था कि वो उसके साथ कंप्रोमाइज कर ले, क्योंकि ये बात तो वो भी समझ चुका था कि वो कभी अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। रो, आप तो मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम पर शादी करूं। प्लीज कुछ खा लो। आप मुझे जान से मार दे तभी कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं रहना आपके साथ। वह गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली। उसके होंठ खुश हो रहे थे। रो, मेरी जान, कब तक भूखा रहने का इरादा है? खुदा के लिए कुछ खा लो। क्यों खा रही है तुम ये सब कुछ? इस तरह से भूखे प्यासे रहने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा रू। ये सोच भी मुझे तकलीफ देती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। इसलिए ये फजूल से छोड़ दो और खाना खा लो। देखो ना, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। राम को लगा शायद वो उसी का एहसास खा ले। मैंने आपके हाथ नहीं बांधे। रू को उसका खाना ना खाना बुरा तो लगा, लेकिन उसके सामने कमजोर नहीं बनना चाहते थे। रू, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम खाना खा रही हो या नहीं? वो आप उसे से बोला था। रू को अचानक ही उसका थप्पड़ याद आ गया। रू ने सामने शीशे की तरफ देखा, जब उसके गाल पर जाम के हाथ का निशान था। जाम उसकी इस तरह देखने पर बेएहतियात मुस्कुराया। मैं क्या करूं जान, जब भी ये निशान जाता है तुम जरूर कोई ऐसी हरकत करती हो कि मुझे दोबारा से तुम्हें ये निशान देना पड़ता है। लेकिन अब मैं कंट्रोल करूंगा, आई प्रॉमिस। वो अपने लाभ उसके गाल पर रखते हुए बोला, जब रूह उसे धुतकार के पीछे हुई। रूह, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी ये हरकत नहीं पसंद। वो गुस्से से घूर कर बोला। और मुझे आप नहीं पसंद। रूह गुस्से से नाक फुलाकर बोली। ईशान भी एहतियात मुस्कुराया। शायद वो भूख और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में थी, मगर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रैम का दिल उसकी गुर्बत के लिए मचल रहा था, लेकिन फिलहाल वो रूह को तंग नहीं करना चाहता था। एक दिन की भूख तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। तुम भूखा रहकर इस रिस्क की बेकदरी कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि यहाँ लोग कितने दिन भूखे सोते हैं और तुम सीधे तरीके से नहीं मारती। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाने को। एक दिन खाना ना खाने से तुम्हारी अक्ल नहीं जाएगी। अब जब तक तुम खुद खाना नहीं मांगोगी तुम्हारी कोई मिन्नतें नहीं करेगा। श्याम इतना कहकर उड़कर बाहर निकल गया। इस वक्त शान, उसका खास आदमी मल्लक और उसके बाकी सब आदमी उसके ऑफिस में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। श्याम ने वाकई शान को उसके गैंग का बादशाह बनाया था, लेकिन शान को इस बात की कदर ना थी। वो दूर बैठकर उसे धमकियां दे रहा था, लेकिन इस वक्त उसके सामने बैठा नजर झुकाए खाना खाने में मसरूफ था। उसे नजर उठाकर शाम की तरफ ना देखा था। सच था कि शान की सारी धमकियां सिर्फ हिजर और शार्फ के लिए थी। शाम के सामने वो अब भी जीरो था। शाम बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसकी इस तरह से नजर छुड़ाने पर जाम बेख्तियार मुस्कुराया। इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके बाद वो नजर उठाने के काबिल ना रहे। जाम ने मुस्कुराकर समझाना चाहा, जबकि उसके लहजे से ही शान को हथरे की बू आ रही थी। तुम लोग भी खाना खा लो। उसने सामने खड़े शराब और हिज्जा को देखा। हमारे खाने का अभी वक्त नहीं हुआ। हिज्जा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। डेवल, तुम तो हमारा साथ निभाओ। शान ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना पसंद करता हूँ। जब से शादी की है उसके अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करता। विक्रम कहाँ है? श्याम का जवाब सुनकर वो बात बदलने लगा। उसी का तो गोश्त खा रहे हैं। श्याम ने दोस्ताना अंदाज में उसके सर पर धमाका किया, जबकि अगले ही लम्हे डाइनिंग हॉल का बुरा हाल बदल चुका था। शान और उसके साथ अब 11 लोग वॉमिटिंग करने में मसरूफ हो चुके थे। विक्रम ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा। उसने खुद ही मुझे मजबूर किया इसके साथ ये करो, वरना शायद वो भी आज तुम्हारा खाना बनने की जगह तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रहा होता। लेकिन उसने मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा। शान ने अपने सीने पर हाथ रखा था। शान, मैं नहीं चाहता कि विक्रम की जगह लोग जहां बैठकर तुम्हारा गोश्त खाएं। मौका दे रहा हूँ, संभल जाओ।
जान का आदमी रोज रोज मौका नहीं देता। मुझे माफ कर दो डेविल, मुझसे गलती होगी। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कभी कुछ नहीं करूंगा। तुमने मुझे डांट बनाया और मैं तुम्हारे ही खिलाफ जा रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। माफ किया इसलिए अब तक जिंदा हो। अगर माफ ना करता तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होता। बाकी की बातें रात मेरे घर पर होंगी, उसे भी साथ लेकर आना। उसने मलक की तरफ इशारा किया। उसे मलक कुछ गड़बड़ लग रहा था। तुम्हारा हाथ आदमी हमारा भी हाथ है। मुझे यकीन है कि तुम ये दावत कभी भूलोगे नहीं। जम के बाप पर पास करे हुए शार्प ने कहता लगाया, मैंने कोई लतीफा सुनाया है? उसने गुरु को शार्प को देखा। नहीं, वो दरअसल शार्प ने कुछ बोलना चाहा। कुछ ज्यादा ही साथ चढ़ते जा रही हो। शार्प, कंट्रोल में रहो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद करवाऊं। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा। रूह ने कुछ खाया? उसने घटाकर पूछा। नहीं साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। सर, आपके लिए खाना लगाऊं? शफा ने पूछा। नहीं। जब तक रूह कुछ नहीं खाती उसके हलक से वैसे भी कुछ नहीं उतरना था। वो कमरे में आया तो रूह परसों वाले कपड़ों से सुस्ती हाथ में बैठी हुई थी। उसने अभी तक अपने बाल में कंघा नहीं किया था। वो सर घुटनों में दिए हुए जमीन पर बैठी थी। रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? हालत देखी है तुमने अपनी? जाम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा जब रूह उसे दिखा देकर पीछे हुई। प्लीज मुझे हाथ मत लगाएं, दूर रहें मुझसे। नहीं रहना मुझे आपके साथ। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दे यहाँ से। रू रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। रू, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मेरे पास वजह है, मेरी मोहब्बत है। प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और तुम किस हक से मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो? वादा किया था तुमने कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अब तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने वाले? इश्क करता हूँ तुमसे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। उठो, कपड़े बदलो, बाल ठीक करो अपने। मैं तुम्हें इस हाथ में नहीं दे सकता। शाम ने एक बार फिर से उसका छूना चाहा जब रूह ने फिर से उसे दिखा देकर उससे दूर किया। रूह, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। उसके बाद तुम्हें हर गलती की सजा मिलेगी। वो गुस्से से उठकर बाहर निकल गया, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा जरूर था कि वो काम कर रहेगी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अब उसने सोच लिया था कि अब वो शाम मुझसे उसे दूर जाने के लिए नहीं बल्कि तलाक की बात करेगी। दिन से शाम, शाम से रात होगी। शाम कमरे में वापस नहीं आया था और ना ही उसकी जगह से उठी। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके शाम से तलाक की बात करने का सोच रहे थे। हिजर, शान और मलिक अभी भी आकर उसके ऑफिस में बैठे थे। वो एक हाथ में हमेशा की तरह ब्लेड बैलेट लिए हुए दूसरे हाथ से अपना सर दबा रहा था। शायद नहीं, वो यकीनन टेंशन में था। जबकि शान ये सोच रहा था कि उसको टेंशन देने वाला क्या अभी तक जिंदा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके ऑफिस रूम तक आई। वो नहीं जानती थी कि अंदर कौन है। उसे पहले कि दरवाजा बजाती वो उसकी आहट पहचान चुका था। अंदर आ जाओ बेबी। दस्तक देने के लिए उसका हाथ वापस गिर गया। शाम ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी हालत दिन से भी बदतर थी। यकीनन वो अपनी तमाम तर हिम्मतों का बार जमा करके यहाँ आई थी। वो आकर के करीब रुकी। श्याम समझ चुका था उसे जरूरी बात करनी आई है। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ एक सेकंड नहीं लड़खड़ाती आवाज में उसने अपना जुमला मुकम्मल किया। कमरे में बैठे बाकी तीनों वजूदों पर क्यामत गुजरी थी। यहाँ मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करता उसके बाबा मुस्कुराया था। यहाँ बैठो मेरे पास। उसने ना सिर्फ अपने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, बल्कि हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया। अगले ही लम्हे उसने ब्लेड निकाला और उस ब्लेड की मदद से उसकी कलाई पर डिजाइन करने लगा। रूह ने दर्द की शिद्दत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। शायद इस दर्द की भी कोई इंतहा थी। अपनी कलाई पर होने वाले हमला उसने 5 बार बर्दाश्त किया था। हाथ छुड़ाने की कोशिश में वो मुसलसल नाकाम रही थी। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? वो पूछे बिना न रह पाई। आंसू से गला तर हो चुका था। उसके स्वभाव पर वो बेएहतियात मुस्कुराया। मैं तुमसे इश्क करता हूँ तो फिर ये सब? वो दुनिया को बता रहा हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी गलतियां माफ नहीं करता, तो जिससे नफरत करता हूँ उसके साथ मैं क्या सलूक कर सकता हूँ? अगले ही सेकंड मलक कुर्सी से उठ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बेताशा बूंदे थी। उठकर कमरे से बाहर भागा। कांबा तो शान भी था, लेकिन वो उठकर बाहर नहीं गया था, जबकि शान के हाथ में अभी तक रूह की कलाई थी, जैसे वो अभी भी छोड़ने को तैयार ना था। मैंने क्या गलती की है? छठी बार ब्लेड अपने हाथ की तरफ आता देखकर वो पूछने लगी, मेरी जान, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? मुझसे तलाक चाहती हो ना? तुम्हारे लफ्जों की सजा उससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत ही नर्म है। अगर तुमने दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की तो मैं इसी गाड़ी के अंदर तुम्हारे लिए कब्र खोद कर तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। फिर रोज सुबह उठकर उस पर फातिहा पढ़ा करूंगा। उसकी कलाई को साथी से पकड़कर बोल रहा था। है, फिलहाल मैं कुछ बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मगर तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी सजा खत्म होगी। उठो, जाओ कमरे में। मैं मीटिंग खत्म करके आऊंगा, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला। रूह को अब तक यकीन नहीं
दे रहा था कि जान ने उसका हाथ काट दिया। उसे मल्क पर पहले दिन से शक था। वो उसे जब भी देता था उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता। उसे यकीन था कि मल्क उसे और शाम दोनों को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त डेविल ने कुछ ना कहा। हिजर शाम को भिजवाकर मायरा को शाम के घर छोड़कर आए। क्या कर रही है मायरा इस वक्त? ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जब मैं यहाँ आया शाम और लैला के साथ खेल रही थी। उसे वापस भेज दो, माँ बाप को मिस कर रही होगी। ओके। वो हामी बढ़ता हुआ बाहर चला लगा। इन लोगों को बेचकर वो कमरे में आया जहाँ वो बेड पर बैठी रो रही थी। खून अभी तक बह रहा था। उसने बहुत ही एहतियात के साथ उसकी कलाई पर ब्लेड चलाया था कि उसकी नस ना कट जाए। उसे इस काम का बहुत तजुर्बा था। वो बिना कुछ बोले फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसके पास आया। दर्द इतना ज्यादा था कि वो कुछ भी ना बोली, मगर सुन जा रही थी और उसका रोना शाम को तकलीफ दे रहा था। उसका दिल चाहा अपना हाथ काट दे जिससे उसने अपनी रूह को तकलीफ दी। वो बेबसी से उसके करीब से उठकर चला गया था। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वो रूह की तकलीफ को महसूस करना चाहता था। उसे इस तरह से कमरे से ज्यादा देखकर रूह भी न जाने क्या सोचती उसके पीछे आई थी। कुछ सोचकर वो किचन में आया। हिजर भी इन लोगों को छोड़कर आ चुका था। उसे किचन में देखकर वो भी यहाँ पर आया। उसे चूल्हे के करीब खड़ा देखा। डेविल, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो? हिजर ने किचन में आकर पूछा। पानी उबल रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक ये पानी उसने ऐसे चूल्हे पर रखा हुआ था। शाम ने उसकी बात का कोई भी जवाब ना दिया, बस पानी को घूरता रहा। डेविल, हैरियत तो है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। हिजर ने परेशानी से कहा। मैं ठीक नहीं हूँ हिजर, उसने चूल्हा बंद करते हुए कहा। लेकिन अगले सेकंड जो हरकत जाम ने की थी उसे देखकर हिजर शॉक रह गया। जाम ने अपना दायां हाथ उबलते हुए पानी में डाल दिया। डेविल, क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या हरकत की है तुमने? वो आगे बढ़कर उसका हाथ पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, जबकि जाम बिना किसी दर्द बिना किसी तकलीफ के पानी में हाथ डाले खड़ा था। हिजर ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पानी से निकाला। ये क्या किया तुमने जाम? तुम्हारा हाथ जल चुका है। उसका पूरा हाथ पूरी तरह से जल चुका था। तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही क्या? हिस्सा ने जबरदस्ती उसका हाथ खींचना चाहा। नहीं, ये तकलीफ कम है, बहुत कम है। ये तकलीफ उस तकलीफ के सामने जो मैंने रूह को दी है। उसने हिस्सा का हाथ झटका और दूसरी तरफ आया जहां नमक और चीनी वगैरह के डिब्बे रखे हुए थे। उसने वहां से मिर्च का डिब्बा उठाया और खोलकर पूरा डिब्बा अपने हाथ पर फेंका। हिस्सा उसके चलन सोच कर ही उसका हाथ छोड़कर पीछे हो चुका था। डेविल, तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? क्या कर रही हो तुम अब? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। मैंने उसके हाथ से अपनी रूह को तकलीफ दी। मैंने उसका हाथ काट दिया। इस हाथ को सजा जरूर मिलेगी। वो जोर जोर से हाथ दीवार पर मारता कोई दीवाना ही लग रहा था कि दूसरा डिब्बा उठाकर अपने हाथ पर नमक छिड़कने लगा, जबकि हिजर उसकी तकलीफ महसूस करता किचन से बाहर निकलने लगा। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। हिजर बाहर आया तो वहां दरवाजे के करीब रूह को खड़ी कांप रही थी। हिजर ने एक नजर उसको देखा और आगे बढ़ गया। रूह ने किचन की तरफ देखा जहाँ पर शाम अपने आप को मजीद तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई चीज ढूंढ रहा था। रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जाम को इस हाल में नहीं दे सकती थी, लेकिन उसके पास जाने का तो सोच भी नहीं सकती थी। आज उसका गुस्सा दे चुकी थी। काफी देर वो खुद पर कंट्रोल करती रही। जब बात पास से बाहर होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके पीछे आए। उसे पीछे उसकी खुशबू को महसूस करते हुए वो फौरन पलटा। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसके दोनों बाजू देखते हुए बोला, जहाँ एक हाथ पे डॉक्टर ने पट्टी बांधी हुई थी और दूसरे हाथ पर उसने खुद। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं जान? उसने जान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाले ना, खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं? क्योंकि तुम मेरा गुस्सा नहीं सह सकती और तुम्हें तकलीफ में देकर मेरी जान जाती है। अब जाओ यहाँ से, आराम करो। वो जबरदस्ती उसका रूप फेरते हुए बेचने लगा और एक बार फिर से किचन में नजर दौड़ाकर अपने लिए कोई चीज ढूंढने लगा जिससे वो अपनी तकलीफ को मजीद बढ़ा सके। ईशान, मेरी बात सुनिए। रू ने उसकी तरफ पलटा कहा जब ईशान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से, क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? वो उसे साथी से अपने साथ लगाए हुए कह रहा था। उसकी पकड़ में इतनी साथी थी कि रूह को अपनी सांस बंद होती हुई महसूस होने लगी। ईशान, छोड़े मुझे। वो अपना आप उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही मेरी सांसें रुकने लगती हैं जब मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो। वो अभी तक उसे साथी से अपने सीने में बीजे हुए बोल रहा था। छोड़े। हाथ पैर मारने की कोशिश में अपने आप को मजीद तकलीफ पहुंचा रही थी, जबकि जाम ने उसकी ना सुनने की कसम खा रखी थी। लेकिन अगले ही लम्हे जाम ने अचानक उसे खुद से दूर किया। जाओ, जाके आराम करो। वो आज के बाद कोई गलती मत करना। तुम्हें तकलीफ देते हुए खुशी नहीं होती मुझे। खुद पल पल मरता हूँ तुम्हें अजियत में देकर। वो गुस्से में बोल रहा था जब हिजर वापस आया। रोह, मेरी मदद करो। उसे फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ा था। जाम को जबरदस्ती चेयर पर बैठाने लगा। हिजर ने मुश्किल सही सही लेकिन जाम के हाथ की पट्टी काटी थी। वो कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास है और तुम मुझे तकलीफ नहीं दोगे तो खुद को भी अजियत नहीं दोगे। उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए बोला। उस साथ ही रूह का हाथ पकड़कर उसके पास बिठाया। ये मैं उसे नहीं तुम्हें भी कह रहा हूँ, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहो तुम दोनों। वो शाम को समझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे शायद उसकी बात कुछ हद तक समझ आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब उसके चेहरे पर गुस्से के कोई तासरात नजर नहीं आ रहे थे। रूह से खाना खिलाओ।
हिजर ने कहते हुए उसके हाथों की तरफ देखा और फिर खुद ही शर्मिंदा हो गया। वो जानता था इन दोनों ने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया। रुको, मैं तुम दोनों को खाना खिलाता हूँ। हिजर मुस्कुराता हुआ इन दोनों के लिए खाना निकालने लगा। अच्छे सरपीले आशिकों से वास्ता पड़ा है मेरा, वो बुलंद आवाज में बड़बड़ाया और जाम खुलकर हंसा, जबकि रूप बड़ी मुश्किल से बड़बड़ाई थी। मैं नहीं, सिर्फ ये। वो कमरे में आया तो रू सोने की तैयारी कर रही थी। उसे आता देख वो समझ चुकी थी कि आज वो अपने रूम में ही सोने का इरादा रखता है। रू को अपने दोनों हाथों में तकलीफ होती, वो ठीक से दोनों हाथ सीधा नहीं कर पा रही थी। उसकी हाल देखकर उसे रू पर तरस आने लगा, जबकि अपने आप पर गुस्सा उसके करीब आया, उसके पीछे जगह बनाकर बैठने लगा। रू कुछ ना बोली और ना ही नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके पीछे आ बैठा, पीछे से उसे पकड़कर अपने साथ लगाया, उसका सर अपने सीने पर रखा, फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में रखे। तुम सो जा रू, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में बिना सहारे के ऊपर रखे हुए था, जिससे वाकई ही रू को तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करने से जान को तकलीफ होगी। उसका भी तो हाथ जला है, बल्कि उसने खुद जलाया है, लेकिन वो चाह कर भी उसे कुछ ना बोल पाई थी। न जाने क्यों उसे एग्जाम से खौफ आने लगा था। इतना डर तो एग्जाम से तब भी नहीं लगा था जब उसका हाथ काट रहा था, लेकिन अब जो एग्जाम ने अपने साथ किया था उसे उससे खौफ आने लगा था। यह शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। वो लोग मायरा को वापस घर पहुंचा चुके थे, जिसकी वजह से अब शाम काफी पुरसकून हो चुका था, लेकिन उसे रूह के लिए बुरा लग रहा था जो शाम के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी मर्जी से गई थी वहां पर, लेकिन फिर भी शाम एक आखिरी बार उसे पूछना चाहता था क्या वो शाम के साथ रहना चाहती है। इसलिए आज उसने रूह के घर जाके उसे मिलने का फैसला किया था। अगर वो शाम के साथ नहीं रहना चाहती तो वो कोर्ट के थ्रू उसे तलाक दिलवा सकता था। शाम इस तरह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता और रूह को जबरदस्ती अपने साथ रख नहीं सकता है। बेशक वो उसे प्यार ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करने देगा। सुबह जयराम ने अपने हाथों से उसे नाश्ता करवाया। शायद उसे अपने हाथ में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी या उसके सामने अपनी तकलीफ पर कंट्रोल किए हुए था, जबकि रूह बिना कुछ बोले आराम से उसके हाथ से खाना खा रही थी। अब उसे इस शख्स का कोई भी भरोसा ना था, न जाने ये इंसान क्या क्या कर सकता था। वो बिना सोचे समझे अपने आप को तकलीफ पहुंचा सकता था, तो रूह को क्यों नहीं। यूजर ने उसे बताया था कि वो अपने साथ गद्दारों के साथ कैसा सलूक करता है। रूबी तो गद्दार थी, इतना मत जोर डालो अपने नन्हे से जहन पर। उसके सोचों को उलझा देकर बोला, आज शाम बाहर डिनर करते हैं। वो बल्कि कुछ दिनों में मैं कहीं आउटिंग का प्लान बनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस सब की वजह से हमारे रिश्ते में बहुत ही दूरी आ गई है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा। मैं एक दो जरूरी काम निपटा कर जल्दी वापस आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। उसके माथे पर बोसा देता निकल गया था, जबकि रू न जाने कितनी देर वहीं बैठे दरवाजे को देखती रही जहां से शाम निकल कर गया था। मुझे मिसेस जाम से मिलना है, सामने आकर चौकीदार से कहा। आई एम सॉरी सर, हम किसी को इस तरह से अंदर नहीं भेज सकते, बेहतर होगा कि आप सर की मौजूदगी में आए। वो अदब से माजत करते हुए बोला, आप अंदर जाकर एक बार रू को बताएं तो सही कि इंस्पेक्टर सामने से मिलना चाहता है, वो जरूर मुझसे मिलना चाहेगी। सामने समझाते हुए कहा, सर ये बात मैडम को नहीं बल्कि सर को बताना जरूरी है, क्योंकि सर की इजाजत के बगैर अंदर कोई नहीं जा सकता, और अगर आप सीधी तरह से यहाँ ना गए तो मुझे मजबूरन डबल सर को फोन करना होगा। इस बार चौकीदार बड़ा हुआ, शायद वो भी उसके बारे में जानता था। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरा रूह से मिलना बहुत ही जरूरी है। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए उसके हाथ पर रखे। सर ये गलती ना करें, हम इतने गे गुजरे नहीं है कि चंद नोटों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दे। चौकीदार ने उसी के अंदाज में नोट वापस उसके हाथ में रखे। अजीब डीठ इंसान है, जाने का नाम नहीं ले रहा। रूह बाहर आई तो शिफा को बड़बड़ाते हुए सुना तो जानकर देखने लगी ये कौन है। चौकीदार उन्हें अंदर आने दो। उसे सलाम को ना तो देखा था, लेकिन उसकी आवाज पहचान चुकी थी। लेकिन मैडम, सर ने जितना कहा है उतना करो। वो गुस्से से बोलते चौकीदार सर झुका गया, जबकि सैम अंदर आ चुका था। वो शाम को लेकर अंदर आ गई। बैठो रूफ, मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आसान जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। सामने बात शुरू की, आप क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। वो जानती थी कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि उसे यहाँ से निकाल सके, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसका यहाँ से दूर जाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो कभी उसे खुद से अलग नहीं होने देगा। रूफ, मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागजात बनवा कर लाया हूँ। अगर तुम उन पर साइन कर दो तो मैं आसानी से तुम्हारे तलाक करवा कर तुम्हें यहाँ से भेज सकता हूँ, और फिर जान भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ जान, जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। उसने कागजात उसके सामने रखते हुए पेन उसके हाथ में थमाया। रूह ने एक नजर इन कागजात को देखा, जब एक धमाके के साथ दरवाजा खुला और अगले ही लम्हे सलाम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा, जिससे वो दूर जमीन पर जा गिरा।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो दौड़ते हुए उसके करीब आया। तुम मुझसे मेरी रूह को दूर करना चाहती हो? उसने सर के गिरेबान को पकड़कर उसे दोबारा खड़ा किया, जबकि उसके इस तरह से आने पर रूह कोने में खड़ी डर कर मारे कांप रही थी। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाम ने उसे एक जोरदार झटका दिया और साथ ही अपनी जेब से पिस्टल निकाला, जब हीजर और शार्प तेज से उसके साथ आकर उसे थामने की कोशिश करने लगे। और हीजर ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से पिस्टल निकाला। वो नहीं चाहता था कि रूह के सामने ऐसी कोई हरकत करे जिससे वो उससे मजीद डर जाए। वो तीनों किसी जरूरी काम के लिए जा रहे थे जब चौकीदार ने फोन पर उसे शाम के यहाँ आने की खबर दी। ईशान अपना काम छोड़कर गाड़ी सीधी अपने घर की तरफ लेकर आया। क्या करने आए थे तुम यहाँ? क्या कह रहे थे तुम रूह से? वो गुस्से से पूछ रहा था, जबकि शार्प टेबल पर से तलाक के कागजात उठा चुका था। ये तो तलाक के पेपर है। शार्प ने पेपर देखते हुए कहा। शाम ने बेचैनी से रूह की तरफ देखा और फिर न जाने कितनी देर उसकी तरफ देखता रहा, जो कभी शाम को तो कभी इन कागजात को देख रही थी। इस बार तुमने हद कर दिया रूह। तुम्हारी ये गलती वाकई माफी के काबिल नहीं है। बहुत ही शौक चढ़ा है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का। मुझसे तलाक चाहती हो ना तुम? आज की बात तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं आएगी। ऐसे सोचने से पहले हजार बार तुम्हारी रूह कांपेगी। जब गुस्से से कहता उसे घसीटता बेसमेंट की तरफ लेकर जाने लगा। यार मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, प्लीज मेरा यकीन करे, मेरी बात सुने। रूह उसके साथ कहते हुए रोते हुए बताने लगी थी, लेकिन शाम को उसकी बात पर परवाह न थी कि उसे क्या कह रही थी। शाम ने बेसमेंट में आकर एक दरवाजा खोला और रूह को अंदर डालकर दरवाजा बंद कर दिया। ये तुम्हारी जिंदगी की आधी गलती है। उसके बाद तुम मरते दम तक ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचोगे। याम दरवाजे के साथ लाकर खड़ा हो गया था, जबकि शाम को वहां से निकालकर शार्प और हीजा भी नीचे आ चुके थे। वो समझ चुके थे कि इस बार बात याम के बस से बाहर हो चुकी है। यार प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालें। क्यों? क्या किया है आपने मुझे? बाहर निकाले मुझे यहाँ से। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो जोर जोर से दरवाजा खटक कराते हुए चिल्ला रहे थे। शार भाई, इजर भाई, कोई तो खोलो, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज मुझे डर लग रहा है। अपनी बेबसी पर वो रोते रोते और जोर से चिल्लाने लगी। दरवाजा खोलो प्लीज, कोई दरवाजा खोलो। ये बहुत ही छोटा सा कमरा था, या एक से ज्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। बैठना तो बहुत ही दूर की बात। यान कोई उससे बहुत ही दूर ना था, बस कुछ इंच के फासले पर था। और इन्हीं इंचों के दरमियान एक दरवाजा था, जिसकी एक साइड रू और दूसरी साइड पर जाम था। उसके सामने शार्प और हिजर खड़े थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन जाम दरवाजे के साथ खड़ा था। उसे रू की किसी चीज, किसी पुकार का कोई असर न था। रू चिल्लाते चिल्लाते थक गई थी। जब उसे लगा कि उसके जिस्म पर कोई चीज रेंग रही है, अगले ही लम्हे से पता चल गया था वो चीज एक बहुत ही बड़ा सांप है। बेहतियाती उसकी चीख बुलंद हुई, लेकिन दरवाजे के पार खड़े शख्स पर कोई भी फर्क न पड़ा था। डेविल, मुझे लगता है। शार्प एक कदम आगे बढ़ा। रूह ने गलती की है शार्प, उसे सजा मिलेगी। मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते तुम उसे। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त करो, अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। डेविल के कहने की देर थी। शार्प से उसकी चीजें बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल गया। प्लीज निकाल लो, प्लीज निकाल दो। शार्प भाई, हिजर भाई, जाम, कोई तो खोलो। रोगी सांसें थमने लगी थी। वो चीखे जा रही थी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। सांप उसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। रूह को लगा कि जैसे उसका खौफ से मौत तक का सफर शुरू हो चुका है। जान न जाने कितनी देर वहां पर बैठा रूह को सुनता रहा। यार प्लीज मुझे यहाँ से निकाले। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाले। याम कहाँ है आप? मुझे सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। यान प्लीज मुझे यहाँ से निकाले। ये सांप मुझे काट लेगा। यान प्लीज दरवाजा खोले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाले। मैं आइंदा कोई भी हरकत नहीं करूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यान यहाँ अंधेरा है, बहुत थोड़ी सी जगह है। मैं खड़ी रहकर थक चुकी हूँ। मेरे पाँव में दर्द होने लगा है। ये सांप मेरे ऊपर चल रहा है। प्लीज दरवाजा खोले, ये मुझे काट लेगा। श्याम मुझे बहुत ही डर लग रहा है, प्लीज खोले। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। श्याम आप मेरी बात सुन रही है ना? प्लीज दरवाजा खोले, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। वो कब से दरवाजा खटखटाती चलाई जा रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ा शाम उसे सुन रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज खत्म होती हुई बंद हो गई, लेकिन शाम किसी बेजान मुजस्मे की तरह खड़ा था। रात 1:30 का वक्त था। शाम ने आस्ते से दरवाजा खोला और रूह दीवार के साथ लगी जमीन पर बैठी थी। शाम उसके जिस्म पर रेंग रहा था। वो तकरीबन 9 फुट लंबा और काफी मोटा शाम था। शाम ने हाथ बढ़ाकर वो शाम उठाकर उसे दूर किया। फिर उसने आहिस्ता से रूह के बेहोश वजूद को उठाया। मुझे यकीन है जान
ये तुम्हारी आड़ी गलती है और यकीन मानो उससे ज्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ काट भी नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर खुशी नहीं मिलती मुझे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझती हो? नहीं छोड़ सकता मैं सब कुछ। मैं इस दलदल में बहुत ही आगे निकल चुका हूँ। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है रूह। वो कोई रास्ता है भी तो सिर्फ मौत, और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। रूह, तुम आई तो मुझे जिंदगी का मतलब समझ आया और मेरे अंदर जीने का हौसला पैदा हुआ। हवाशु ने जन्म लिया और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अब तुम्हारे यहाँ तक जाने के सब ड्रामे बंद कर चुका हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता याम काजमी का है। अब तुम्हें जिंदगी की हर सांस के साथ आखिरी सांस भी याम काजमी के साथ लेनी होगी, वरना मैं ये सांसें छीन लूंगा। सिर्फ मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। उसे बेड पर लटाकर वापस बेसमेंट में आ गया। उसे सांप का दरवाजा बंद किया और दूसरे इसी साइड के कमरे में आया। वहां से एक चाबी उठाया और अपने आप को भी बेदर्दी से मारने लगा। अपने आप को न जाने कितनी देर तकलीफ देने के बाद भी उसे सुकून न मिला था। अपने आप को मारते मारते उसके हाथ दुखने लगे थे, लेकिन वो ना रुका। वो रूह को तकलीफ पहुंचाने की सजा खुद को दे रहा था। मैं जानता रूह, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसा हो जाता है। रूह, मेरे अंदर डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा। रूह, मैं मर जाऊंगा। मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम आसानी से मेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए तो मैं ये सब कुछ किया। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती ना, तो ना करो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? अपने आप को चाबुक से मारने के बाद वो हीटिंग रूम में आकर खड़ा हो गया, और उसका साइज भी बिल्कुल इस शाम जैसे रूम जितना था। ये हीटिंग ईरान के जम्मू को नासूर बना रही थी। अक्सर अपने दुश्मनों के लिए इसका इस्तेमाल करता था। वो न जाने कितनी देर अपने आप को वहां पर अजियत पहुंचाता है। रूस से अपने किए की माफी मांगता रहा, क्योंकि ये सब कुछ वो ये सब कुछ और वो उसके सामने नहीं करना चाहता था। उसे रूह के सामने अपने आप को मजबूत दिखाना था, कि उस पर यह साबित कर सके कि वो दूर जाने की कोई भी सजा उसे मिल सकती है। उसके जिस्म पर कोई चीज भींग रही थी। वो नींद में बार बार अपने ऊपर हाथ पैर मारे थी। वो कभी अपनी टांग से हाथ मारकर उसे खुद से दूर करती, तो कभी अपने बाजू को सहलाती। शाम उसके करीब बेटा उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। शायद नहीं, यकीनन अभी तक इस शाम के खौफ से बाहर नहीं निकली थी। शाम ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया। कुछ नहीं है रू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो शाम मैंने वापस इसी कमरे में बंद कर दिया है। वो वहां से नहीं निकल सकता, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वह नरमी से उसको सहलाता अपने साथ लगाए लेटा था, जबकि रूह उसे अपने पास महसूस करती। थोड़ी देर में पुरसकून होकर फिर से सो गए। रूह की तबीयत बहुत ही खराब थी, उसे बहुत ही बुखार था। डर के मारे वो नींद में भी कांप रही थी। शाम से अपनी नाराजगी का इजहार करते मुझसे बात नहीं कर रही थी, जबकि उसके डर से वो फौरन अपना खाना खा लेती। जाम तो जो दवाई खाने को बोलता फौरन खा लेती। उसे डर था कि जाम उसे वापस इसी कमरे में न छोड़े। जबकि उसके डर की वजह से शाम जिंदगी से उसके करीब ना जाता। वो शाम से डरने लगी थी। हर वक्त ही उसे किसी न किसी चीज का डर लेता। वो शफा और मैरी को भी अजीब नजर से देखती थी। उसे इन दोनों से भी खौफ आने लगा था, जबकि वो दोनों हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। रात अचानक डर का मारे रूह की आंख खुल गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से चरबूर था। वो अपने हाथ पांव तेज तेज हाथ मारने लगी और साथ रोने लगी। रूह, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं यहाँ तुम्हारे साथ, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं हूं यहाँ। वो लाइट ऑन करता हुए उसे अपने करीब करते हुए कहने लगा, ईशान वो शाम यहाँ मेरे पैर पर, यहाँ मेरी गर्दन पर, यहाँ देखे ना मेरे बाजू पर। वो अपने जिस्म पर हाथ मारते उसे ना जाने क्या दिखा रही थी। रूह, कुछ नहीं है, तुम क्यों घबरा रही हो? देखो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ। तुम ठीक हो, कोई सांप नहीं है यहाँ पर। वो तो समझाने लगा, जबकि वो सांप रूह को अभी भी अपने जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। याम, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज मुझे वापस वहां पर बंद मत करें। मुझे प्लीज वहां बहुत ही डर लगता है, बहुत अंधेरा है। वो सांप, या प्लीज मुझे वहां पर बंद मत करना। वो डरी सहमी सी उसे सीने से लगते हुए कहने लगी। आज 4 दिन से रूह को बुखार था। वो सबसे इतना डर चुकी थी, उसका जहन अभी तक इसी सामने अटका हुआ था। वो अक्सर रात में डर कर उठ जाती। आपने हाथ पैर पे किसी चीज को महसूस करती, और इस दौरान जो चीज सबसे अच्छी थी कि वो शाम को अपने करीब से हिलने नहीं देती थी। 4 दिन से शाम ना तो अपने काम पर गया था और ना ही घर से बाहर निकला था। शाम 24 घंटे उसके साथ रहता। आज सुबह उठते ही रूह ने कहा कि वो उसे शैम्पू वाले घर में नहीं देगी। याम को अंदाजा नहीं था कि रूसम से इतना डरती है, मगर उसे यह बात पता चल चुकी थी कि वो याम के अलावा हर चीज से डरती है। याम ने उसको बहुत समझाया कि वो शाम कैद है, वो वहां से नहीं निकल सकता, लेकिन रूह ने उसकी एक बात ना मानी और बस उसे हर वक्त अपने साथ चाहती थी। इस वक्त वो अपनी सारी नाराजगी और याम की हकीकत को भुला चुकी थी, और इसी डर की वजह से अभी तक उसका बहार ना टूटा था।
यार हम ये घर छोड़ देते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको पता है वो सांप बहुत ही बुरा था। वो ऐसे ऐसे मेरे बाजू पर लिपटा हुआ था और उसे अपना हाथ दिखाते हुए बता रही थी, जबकि उसकी हर बात यार को शर्मिंदा कर रही थी। यार हम वापस अपने इसी फ्लैट में चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। रूह ने फिर से उसको सीने पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जो कि न जाने कहाँ खोया हुआ था। जबकि रूह को मुकम्मल अपने हसार में कैद किए वो उसके साथ बैठा था। नहीं रूह, हम यही रहेंगे। और वो सांप कहता है, जब तक मैं उसे ना खोलूं वो बाहर नहीं आ सकता। और अब तुम मजीद इसके बारे में बात नहीं करोगी। पिछले 4 दिन से रूह की हर बात सांप से शुरू होकर सांप पर खत्म हो रही थी। यार मैं बात नहीं करती, वो खुद आ जाते हैं हर बात में। प्लीज हम ये कार छोड़ देते हैं ना। उसने ये बात कोई 1000 बार दोहराई थी। ठीक है बाबा, हम जल्दी ही ये कार छोड़ देंगे, अगर तुम इजाजत दो तो मैं जरा ऑफिस से हो आऊं। वो प्यार से उसे बिलाते हुए पूछने लगा, जबकि रूह नफी में गर्दन हिलाती उसके सीने पर सर रख गई। नहीं नहीं, आप मत जाए कहीं पर भी। नहीं रहे, मेरे पास रहे। उसे जोर से पकड़ते हुए कहने लगे, जब से उसे छोड़कर चला जाएगा मेरा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और मेरी ये शफा तो यही है ना तुम्हारे पास, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। प्लीज थोड़ी देर जा दे दो। वो उसे बहलाने लगा, जब बटू की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गया। अच्छा मेरा बेबी, तुम रोना बांध करो, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। वो अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए उसे अपने सीने से लगा गया। हाँ डबल, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि फुरकान और मलक मिले हुए हैं, और मलक फुरकान का ही आदमी है। जो तुम्हारी और शान के हब्बे उस तक पहुंचा रहा है, ये सिर्फ एक जासूस है। और मेरे ख्याल से ये बात हमें शान को बतानी चाहिए। शार्फ ने कहा, नहीं, ये बात उसे बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया है, इतना ही काफी है। लेकिन शान हमारे लिए काम करता है, उसे ये बात पता होनी चाहिए। आखिर ईमानदारी भी तो कोई चीज है। शार्फ ने कंफ्यूज होते हुए कहा। शार्फ, वो हमारी टीम का आदमी नहीं है जिसके साथ हमें वफादार होना चाहिए, और हमारे काम में कोई वफादार नहीं है, ये बात याद रखो। मलक को इज्जत हैंडल करेगा, कहाँ है वो? यान कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, उसके सारे काम इज्जत संभाल रहा था। इज्जत तो लैला के साथ ढेर पड़ गया है। मेरा मतलब है वो दोनों लंच करने के हैं। शार्फ ने जल्दी से बात बदली। ऐसे ही एक डेट तुम भी मार लेते। शाह पिछले कुछ दिनों से यान के गुस्से का शिकार हो रहा था। आज यान बहुत ही अच्छे मूड में था, इसलिए उसे कहने लगा, हाय भाई, हमारी ऐसी किस्मत का, हमें तो गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती, डेट किसके साथ मारे। शार्प ने एक नजर सामने से आती हुई मासूमा को देखा, जिसे देखते ही वो मुंह फेंक गया था। जबकि मासूमा करीब से गुजर गई। वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे। क्यों मासूमा का क्या हुआ? शाम ने कहा। वो मुझे मुंह नहीं लगाती, मैं उसे मुंह नहीं लगाता, हिसाब बराबर। उसकी बात सुनकर यहाँ मुस्कुराए बिना रह सका। मैं तो सोच रहा था मैं और तू तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दे मासूमा के साथ, लेकिन तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो। श्याम ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कब कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? आपने तो इस बारे में मुझसे बात ही नहीं की। अगर बात करने करते तो मैं कहता कि मुझे दिल जान से कबूल है। प्लीज कुछ जुगाड़ करें, वो स्टाइल में कहता हुआ एम्पायर मिनटों पर आया। जिस पर जाम कहता लगा, घर जा पहले लैला और हिस्सा का कुछ हो जाए, फिर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जाम ने तसल्ली दी। अरे इन दोनों का कुछ नहीं होना, दोनों डेटे मारते हुए दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं, जैसे हम अक्ल के आंधे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शाफी मुंह बसोड़ कर कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक वो दोनों खुद से बात नहीं करते, मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहता। हम इन दोनों को वक्त देना चाहिए ताकि वो ठीक से दूसरे को समझकर फैसला करें। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं आज सब डिनर मेरे घर पर करना। रू का थोड़ा ध्यान बच जाएगा, वो फोन बंद करता हुआ बोला। वो रू को ढूंढते हुए किचन में आया। शाम को कॉल करने से पहले उसने रू को किचन में आने का कहा था। वो किचन में आया था, रू चूल्हे पर कुछ रखे बनाने में मसरूफ थे। रू, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर खाना खिलाने के लिए बुलाया है, खाना बनाने के लिए नहीं। वो इतने ही अचानक बोला कि वो चौंक गई, और अचानक कढ़ाई हिलने की वजह से उसका थोड़ा सा घी उसके पैर पर गिर गया। रू ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, जबकि जाम उस तक पहुंच चुका था। ये क्या किया तुमने? कितनी बार मना किया है खुद को तकलीफ मत पहुंचाया करो, बहुत सुकून मिलता है मुझे दर्द में देखकर। रू, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज के बाद अगर तुमने ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, वरना मैं सारी नरमी बुला दूंगा। अब तो यहाँ से चलो। उसके हाथ को नरमी से हिलाता हुआ सख्त गुस्से से उसे डांट रहा था, जबकि रू एक लफ्ज बिना बोली। जाम का यह गुस्सा उसे ये बात याद दिलाता था कि जाम कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो समझ चुकी थी कि उसे जितना प्यार करता है, इतना ही उसके मामले में पोजेसिव है। रू को खुद भी अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत ना थी। आज का शरण बार बार पर उस पर गुस्सा होने लगा था। वो कटी ही ऐसी हरकतें थी कि उसे गुस्सा आ जाता, और उस बारिश के मौसम में कोई गर्म कपड़े या शाल को पहनती नहीं थी, जिसकी वजह से जान के गुस्से का तकरीबन हर रोज निशाना बनती। अभी भी उसकी हालत बेहतर हुई थी कि फिर से यह लापरवाही जैम को पसंद ना था, इसलिए जैम का ध्यान काम पर काम उस पर ज्यादा रहता था। इस वक्त भी वो अपने ऑफिस में बैठा उसी के बारे में सोच रहा था।
फुरकान को बुलाओ यहाँ पर जरा, पूछूं तो सही कि हमसे गद्दारी करने की हिम्मत कहाँ से आई है। उसने शाम से कहा। डेविल, तुम्हें लगता है कि ये काम फुरकान का है? मेरा मतलब है कि सैम भी तो हो सकता है ना उसके पीछे। मुझे सैम पर शक है। नहीं शाम, सैम एक पुलिस इंस्पेक्टर है और मुल्क एक ही बहुत ही बड़ा गुंडा। घोड़ा अगर गाल से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या? क्या ये काम सैम का नहीं है बल्कि फुरकान का है? कल मेरे आने से पहले वो यहाँ मेरे ऑफिस में होना चाहिए। याम ये कहते हुए उठकर बाहर की डाली। मैडम, हम जा रही हैं, सर ने फोन किया है, वो आ रही हैं। शिफा ने कहा। शिफा, अभी कुछ देर रुक जाओ, शाम आने ही वाली हैं। रूकी अब शिफा से दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन मैरी को उर्दू ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उससे बात करने के लिए वो उर्दू में बात करने की अक्सर कोशिश करती है। मैम, सर ने फोन किया है कि वो आ रहे हैं। शिफा ने कहा तो रू ने उन्हें जानने की इजाजत दी। शाम का डर अब कुछ कम हो चुका था, लेकिन शाम का डर बढ़ गया था। वो हर बात में उसे डांटने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि उसमें गलती उसकी अपनी है, इसलिए खामोशी से उसके सारी डांट सुन लेती वो, और करती भी क्या। उसे शाम से बालू बनाकर रखना चाहता था और वो बालू बांधकर नहीं रह सकती थी। शफा के जाने के बाद वो बाहर आ गई। जब नजर उसके स्विमिंग पूल पर पड़ी, अभी जाम के आने में बहुत ही वक्त था, तो क्यों ना वो थोड़ी देर एंजॉय कर ले। तुम यहाँ इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? जाम का लहजा सहा था, लेकिन अगले ही लम्हे जाम ने नोट किया कि वो दिसंबर के इस मौसम में स्विमिंग पूल के अंदर पैर दिए बैठी थी। उसे अपने पीछे देखकर रूह घबराकर खड़ी हो गई। वो मैं तो बस। उसे कोई बहाना ना सूझा, लेकिन अभी कल ही जाम ने उसे कहा था कि अपनी जात को एक तिनके का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अब ये इतनी सर्दी में स्विमिंग पूल में पैर दिए बैठी थी। शूज कहाँ है तुम्हारे? इस पर वो गुस्से से डरा था। पहले तो पूल में पैर दिए उसे अपने पैर पर जरा सी तकलीफ महसूस न हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर उसके पैर बर्फ बांध चुके थे। बहुत शौक है तुम्हें इस तरह से अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का। जाम का लहजा सर था। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो पीछे हटने लगी। शाम को इस तरह से उसे खुद से दूर जाता देखना बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। उसने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया। वो उसे अपनी तरफ आता देखकर वो पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन जल्दी दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो? तुम्हें मैं हंसता खेलता खुश रहता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, मतलब मुझे तकलीफ दी। अब उसकी सजा दो, तुम्हें जरूर मिलेगी। जाम का लहजा अब भी सर था। नहीं जान, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की। रू ने जल्दी से बताया। न जाने ये सर पीड़ा हुआ आशिक उसके साथ क्या कर दे। तो तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं हो रही? याम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जिस पर रू ने नाम में गर्दन हिलाई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूट कर उसकी पलकों से गिरा। याम का बारी बूट उसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज याम, अपना पैर मेरे पैर से हटाएं। उसके चेहरे से उसकी तकलीफ का अंदाजा जाम बाहू भी लगा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर जाम ने उसका पैर और बुरे तरीके से कुचला, जिस पर रूखे होंठों से बेसाता चीख निकली। आज के बाद अगर मैं तुम्हें नंगे पैर देखा तो मैं तुम्हारे पैर ही काट दूंगा। प्लीज जाम, पैर हटाए, मुझे तकलीफ हो रही है। अब मैं जूते कभी नहीं उतारूंगी। रू ने रोते हुए कहा, जिस पर जाम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा बच्चा तो रो दिया। जाम के पैर से अपना पैर उठाते हुए कहा, चलो जाओ अपने कमरे में। अपनी बैठ प्यार से उसका चेहरा साफ करते हुए उसे पुश करते हुए कमरे में जाने को कहा। जबकि लिए रो के लिए एक कदम उठाना भी महाल हो गया था, तो प्लीज से एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप को शाम की बाहों में महसूस किया। वो उसे उठाए कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। पता है रू, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पैर काट दूं, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे अपनी बाहों में उठाकर चलना चाहता हूँ। शाम के अंदाज पर रू ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा, जो उसी को देख रहा था। मजाक था जान, तुम तो सीरियस ही हो गई। जाम ने हंसते हुए कहा, तो वो भी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अब इस पागल शख्स का क्या भरोसा, सच में ही उसके पैर इसी वजह से न काट दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से पैर जमीन में पानी में रखने से बाद में तकलीफ होती है। उसे प्यार से समझा रहा था। उसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं, कुचलने से तकलीफ होती है। उसका गुस्सा कम देकर डूर ने भी ये दिल की बात कही। मैं तुम्हें तकलीफ कभी नहीं देना चाहता जान, लेकिन अगर मैं आज ये नहीं करता तो तुम्हें रोज ये काम करती। रोजा तकलीफ सहने से बेहतर है कि एक ही बार में सह लो। डेविल, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कभी तुम्हारे खिलाफ जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा वफादार हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। फुरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर शाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ था। डेविल, फुरकान मार तो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सारा काम जरूर इस इंस्पेक्टर का होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वही तुम्हारे खिलाफ अपने आदमियों को छोड़े हुए है। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूंगा। फुरकान को सामने बैठा अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का खून रोके हुए बैठा था, जो कि बुरी तरह से बैठ रहा था। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मुझे कल इन लोगों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ ये काम कर रहे हैं।
ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफादार हो उसके बाद मुझे पता चल ही जाएगा। शार्प उसे अस्पताल लेकर जाओ। डबल का ऑर्डर मिलते ही शार्प उठकर खड़ा हो गया था और फुरकान भी उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। तुम लैला को शादी के लिए कब प्रपोज करोगे? इन दोनों के जाने के बाद उसने हिज्जत से पूछा। डबल, मैं प्रपोज कर चुका हूँ, अब अगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वहां तुम लैला को प्रपोज करोगे। डेविल ने हुक्म दिया। ओके सर। और कोई हुक्म? लिजा मुस्कुराया। आर्डर तुझे लैला देगी शादी के बाद, अभी तो बड़ा प्यार प्यार कर रहा है ना, बाद में पता चलेगा। लैला किस खेत की मूली है यार, डरा क्यों रही हो? अभी तो पहली मंत्र पार की है प्यार की। लिजा मुस्कुराते हुए उठा। वो मैं चलता हूँ, आज मेरा लैला के साथ डिनर प्लान है। लिजा मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। वो गाड़ी से निकला और तेज से घर के अंदर जाने लगा, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज थी, लेकिन फिर भी इतनी सी देर में वो आधे से ज्यादा भीग चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो सबसे पहले अपनी जाने अजीज बीवी को देखना चाहता था। सबसे पहले उसने किचन में झांका, जहां वो अक्सर पाई जाती थी, लेकिन आज वहां पर नहीं थी। यकीनन वो बेडरूम में होगी। बेडरूम का दरवाजा खुला तो वहां भी नहीं थी। उसकी गैर मौजूदगी में उसके किसी दुश्मन में भी इतनी हिम्मत आती कि वो यहाँ पर आता, तो फिर वो कहाँ गई? वो जिस तरह से घर के अंदर आया था वैसे ही बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जब नजर सामने छत पर तेज बारिश में बीती हुई उसकी जान से प्यारी बीवी पर पड़ी। पहले तो उसके इस तरह से गायब होने पर उसे अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था, और अब वो बारिश में नहा रही थी। जब गुस्से से सीढ़ियां चढ़ता हुआ तेज से ऊपर की तरफ गया, लेकिन आज उसका रूह पर गुस्सा करने का कोई भी मूड ना था। अब उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता था, शायद अपने पागलपन पर कंट्रोल चाहता था। अब ऊपर खड़ा उसे देख रहा था। 32 साल जिंदगी में शादी उसे किसी औरत को इतना चाहा था, वो औरत से दूर भागने वाला किस तरह से एक लड़की उसके जहन और दिल पर सवार हो गई थी। उसके बगैर जीने का भी तस्वीर करते हुए भी उसकी जान पर बन आती थी। रूह को अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि सिवाय शाम के और कोई नहीं आ सकता। वो बिना पूछे मुड़े अपने काम में मसरूफ रही। अब उस पर चीखेगा, चिल्लाएगा कि तुम बारिश में क्या कर रही हो? रूह ने अपने आप को उसकी डांट सुनने के लिए तैयार कर लिया। काफी देर तक कोई आवाज ना आई, फिर उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ। रूह ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वो आज तक समझ ना पाई थी कि उस शख्स में ऐसा क्या है जो उसकी मोहब्बत में इस हद तक डूब गई कि उसे सही और गलत की पहचान तक न रही। वो अपने रब से दुआ मांगती थी कि इस जैसा भी इंसान मिले, उसे प्यार करे या ना करे, उसे इज्जत ना दे, उसके हक ना दे, लेकिन अम्मी के जैसा इंसानियत से आरी ना हो। लेकिन यहाँ जो शख्स उसे मिला था, उसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था, उसकी इज्जत करता था, उसे उसके हकूक देता था, लेकिन इंसानियत नाम की उसमें कोई चीज ना थी। अभी वो ये सब कुछ सोच रही थी जब अचानक जाम ने सीधा किया और वो लड़खड़ाती हुई उसके सीने से लगी। और अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी शर्ट पर वो दाग देकर वो उसे दूर हटी। फकत एक नाखून जितना दाग। उसने बेयकीनी से अपने शोर की तरफ देखा और फिर एक ही लम्हा आया कि बगैर वहां से भागे। उसकी शोर के अंदर इंसानियत नहीं बल्कि वो इंसानियत का कातिल था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद बैठे चीजें की टूटने की आवाजें आना शुरू हो गई। उसके अंदर का दरिंदा जा चुका था, उसके करीब आना चाहता था, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन उन्हें उसकी मोहब्बत का मुकाबला एक बूंद खून से कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड पर आ बैठी। उसे यकीन था कि शाम चाहे इतना ही गुस्सा क्यों ना हो, कभी ये कमरा खोलकर अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि शाम का अंदर का जिंदा भी रूह शाम से इश्क करता है।